ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो पहली क्लास है वीडियो प्रोडक्शन की, उसमें हम लोग पहला टूल जिस पे हम काम करेंगे वो है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप का फ़िलहाल मैं वर्जन जो यूज़ कर रहा हूँ वो CS3 है। ठीक है, आगे चल के CS5 पे या CC पे भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास में जो चीज़ बता रहा हूँ वो तकरीबन सब में कॉमन है। ठीक है, फ़ोटोशॉप हमारे बेसिकली जो काम आता है वो आपके पिक्चर डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है। यानी पिक्चर में किस तरह डिज़ाइन करते हैं, पिक्चर में किस तरह काम या उसके क्या चेंजेस लेकर आते हैं, उसको किस तरह से क्रॉप करते हैं। किसी अगर फॉर एग्जाम्पल फैमिली में अगर कोई शख्स खड़ा है तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अलग करके कहीं और उसको प्लेस करना हो, तो ये सारा डिज़ाइनिंग का काम जितना भी कुछ है ये सारा फ़ोटोशॉप पे होता है। हमारे वीडियो प्रोडक्शन में बेसिकली फ़ोटोशॉप कहाँ स्टैंड करेगा, यहाँ पर हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, किसी पिक्चर को हम स्टिल इमेजेस में लेकर आएंगे और उसके बाद हम इस चीज़ को अगर हम चाहें तो हम आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर पे ले जाके उसको एनिमेट करवाएंगे और इसी तरीके से हम वीडियो प्रोडक्शन में इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लोग अब सबसे पहले हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उस हवाले से यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ मैं फ़ोटोशॉप के हवाले से। अगर हम ग्राफिक्स के हवाले से बात करते हैं, कितनी पिक्चर्स होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक होती हैं आपकी जो भी पिक्चर में इस्तेमाल करूँगा मैं, फ़िलहाल मिसाल के तौर पे यहाँ पर इस एरिया पे रख के डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरे सामने बहुत सारी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, तकरीबन 1 2 3 4 5 पिक्स नज़र आ रही हैं। तो जो भी पिक्चर आप कैमरे से खींचते हैं, जो भी पिक्चर आप कैमरे से लेते हैं, वो तमाम के तमाम JPEG इमेजेस में होती हैं या फिर कोई डिफरेंट टाइप्स में होती हैं। जो JPEG यानी जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, ये जो JPG पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये आपको कहलाई जाती है आपकी रेस्टर इमेजेस। दो तरह की पिक्चर्स होती हैं, एक होती है वेक्टर इमेजेस होती हैं, दूसरी होती है रेस्टर इमेजेस होती हैं। ये है आपकी रेस्टर इमेजेस जहाँ पर आपके पिक्सल्स फिक्स्ड हैं। अब ये पिक्सल कैसे फिक्स्ड हैं, क्या है, इसकी डिटेल हम आगे चल के समझेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह के बाद, वो है हम नॉर्मली एक पिक्चर को लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें एक ऑप्शन आता है इसको न्यू फाइल ओपन करने का। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, इसकी शॉर्टकट है Ctrl+N। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो में सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन मौजूद है फाइल नेम है, यानी जो फाइल आप पिक्चर का नाम रखेंगे, क्या नाम रखना चाहते हैं वो नाम इधर रखेंगे आप। मिसाल के तौर पे फर्स्ट इमेज। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर प्रीसेट मौजूद है। प्रीसेट में यहाँ पर क्लिपबोर्ड है, डिफ़ॉल्ट फोटो साइज इमेजेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर US पेपर। फोटोशॉप बेसिकली दो जगहों पे इस्तेमाल होता है। एक इस्तेमाल होता है आपके मीडिया में, दूसरा होता है आपके प्रिंट मीडिया में। फोटोशॉप बेसिकली दो जगहों पे इस्तेमाल होता है जनाब। यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने मैंने आपको कहा कि फोटोशॉप बेसिकली दो जगहों पे इस्तेमाल होता है। एक होता है मीडिया के अंदर, दूसरा होता है प्रिंट मीडिया के अंदर। मीडिया क्या चीज़ है, जिसमें स्क्रीन आ जाए, यानी लैपटॉप्स, आपके टेलीविज़न, आपकी वीडियो पूरी प्रोडक्शन और सिनेमा और इस तरह की जितनी भी जिस पे स्क्रीन आ जाए वो सारी मीडिया कहलाई जाती है। दूसरा होता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में ताल्लुक इसका मतलब यह है कि इसमें पैनाफ्लेक्स हो गए, आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, आपके मैगज़ीन हो गए, आपके फ़ोटो एल्बम हो गए। फोटोशॉप बेसिकली इन दोनों जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो प्रीसेट साइजेस हैं ये पेजेस के साइजेस हैं, कैनवस के साइजेस हैं। सवाल, कैनवस क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल US पेपर है। US पेपर में आपके जैसे में नीचे साइज़ पे देखेंगे तो तीन तरह के साइज़ आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप MS वर्ड पे काम करके आए हुए हैं तो आपने A4 साइज़ देखे होंगे, A3 साइज़ देखे होंगे, A5 साइज़ देखे होंगे, P5 साइज़ देखे होंगे आपने। ये सारे लेटर्स के अंदर आते हैं। और दूसरा लीगल साइज़ होते हैं, यानी लेटर से थोड़े बड़े होते हैं। और तीसरा टेप्लॉइड साइज़ होते हैं। ये तीनों साइजेस आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपने पढ़े होंगे। फिलहाल यहाँ पर और चीज़ें क्या हैं, अगर इंटरनेशनल पेपर्स की मैं बात करता हूँ तो इंटरनेशनल पेपर में A4, A6, A5, A3 और डिफरेंट साइजेस इधर मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटो में इस्तेमाल करना है
तो फ़ोटो के लिए हम लोग डिफरेंट लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो सारे के सारे लैंडस्केप होते हैं, और वर्टिकल जो होते हैं वो सारे के सारे पोर्ट्रेट। दिस इज कॉल्ड पोर्ट्रेट एंड दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर वेब, अगर आपको इस्तेमाल करना हो वेबसाइट के लिए तो फोटोशॉप इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें डिज़ाइन होता है फोटोशॉप प्रिंट मीडिया में नहीं आता, ये बेसिकली मीडिया के अंदर आता है। इसी तरीके से मोबाइल डिवाइसेस के लिए अगर आपको कोई डिज़ाइन इस्तेमाल करना हो तो मोबाइल के यानी इसमें इवन साइजेस सारे मौजूद हैं, डिफरेंट आप जो पीछे बैकग्राउंड पे स्टिल पिक्चर्स वगैरह देखते हैं वो सारे डिज़ाइन इसमें किए जाते हैं। इसी तरीके से फिल्म और वीडियो के अंदर बेसिकली ये हमारा पार्ट है, हम जिस पे काम करेंगे। अगर आपको कोई फिल्म या वीडियो के लिए कोई अगर आपको चीज़ें इस पर साइजेस आपको चाहिए कैनवस के जिसपे पिक्चर बनाए और उस पर पूरी फिक्स आ जाए, इस पर कहने का मकसद ये होता है अगर मैं इस पर क्लिक करके अभी मैं ओके करूँगा मैं, तो मेरे सामने जो विंडो ओपन होगी वो विंडो बेसिकली क्या होगी, वो बेसिकली विंडो वो कैनवस होगा जो कि आप एज इट इज़ उस पर बनाएं और अपनी वीडियो में इस्तेमाल करें। आपको स्ट्रेच करना नहीं पड़ेगा, खींचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको रीसाइज नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। इसके अलावा कस्टम का मतलब है अपनी मर्जी से अगर किसी साइज़ को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं आप इसको। इसके अलावा यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं फ़िलहाल मैं जिसको लूँगा फिल्म एंड वीडियो को लूँगा मैं। यहाँ पर तीन तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, NTSC और दूसरा पैल। NTSC और पैल में फ़र्क है। पैल बेसिकली यूज़ होता है आपके अमेरिका और कनाडा में। ये वहाँ का जो अगर वहाँ से अगर कोई मूवी आती है तो इसको कन्वर्ट करना पहले पड़ता था जब कैसेट्स चलती थी रील वाली। ठीक है, अमेरिका से अगर कोई मूवी आती तो यहाँ पर आके आपको बाकायदा कन्वर्ट कराना पड़ता था क्योंकि उनका जो सिस्टम चल रहा है वो पैल सिस्टम चल रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान यूरोप को फॉलो कर रहा होता है इस मामले में। हम लोग जो चलाते हैं वो NTSC की टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। इसके अलावा HDV हाई डेफिनेशन वीडियोस, ये हम इसको यूज़ करेंगे। और इस तरह फिल्म 2K एंड 4K वगैरह, इसमें हम जो यूज़ करेंगे हम इनमें से इसको यूज़ करेंगे 29.97। ये सारे 29.97 फ्रेम हैं आपकी। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको ओके करता हूँ। और इसके बाद ये तमाम इसके साइज़ हैं, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर। पिक्सल स्मॉल डॉट को बोलते हैं। पिक्सल क्या है, यानी आपके सामने जो पूरी पिक्चर नज़र आ रही है, ये पूरी ग्राफिक्स नज़र आ रही है। पिक्सल की डेफिनेशन बता रहा हूँ फ़िलहाल। आपके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो ग्राफिक्स नज़र आ रही है, पूरी जितनी भी ग्राफिक्स आपको नज़र आ रही है, ये सारी पिक्सल से मिलके बनी है। पिक्सल्स कहते हैं स्मॉल डॉट, यानी विड्थ में ये विड्थ है, यानी ये पूरी विड्थ है जहाँ से मेरा माउस जा रहा है, और ये हाइट है जहाँ से मेरा माउस जा रहा है। हॉरिजॉन्टल में बेसिकली आपके जो पिक्सल्स इसमें रखे गए हैं 1280 पिक्सल्स रखे गए हैं, यानी कितने ज़्यादा पिक्सल्स हैं। और इसी तरह से हाइट में जो रखे गए हैं, हाइट में जो पिक्सल्स आपके यूज़ हो रहे हैं वो 720 यूज़ हो रहा है। 1280 बेसिकली आजकल अगर देखा जाए तो ये आपका यूज़ होता है आपके हाई डेफिनेशन में। HD मूवीज़ आपने देखी होंगी। HD मूवीज़ बेसिकली क्या है, हाई डेफिनेशन मूवीज़। जितनी भी आप HD मूवीज़ वगैरह देखते हैं आप, वो सारी की सारी मूवी हाई डेफिनेशन इसलिए कहलाई जाती हैं कि उसकी जो रेजोल्यूशन होती है 1280/720 होती है। HD मूवी की क्वालिटी ये होती है कि HD मूवी बेसिकली क्या है कि चाहे मूवी छोटी सी स्क्रीन में हो या इसको स्ट्रेच करके इस स्क्रीन के बराबर कर दो, यहाँ पे जो पूरी वॉल नज़र आ रही है आपको इस वॉल के बराबर कर दो, पिक्सेलेट नहीं होगी, उससे पिक्सल डैमेज नहीं होगी, पिक्सेलेट नहीं होगी, पिक्सल नहीं फटेंगे। तो HD क्वालिटी बेसिकली आपकी हाई डेफिनेशन क्वालिटी होती है। आजकल आपने HD ऑडियो भी सुनी होगी। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हमारी जो आप डिवाइस लेंगे उसमें HD क्वालिटी होगी। तो HD क्वालिटी बेसिकली क्या होती है कि आपके उसमें जो वॉइस है, आप जितना भी इसको आप वॉल्यूम बढ़ा दें उसके वॉइस नहीं फटेगी। ठीक है, वॉइस की जो क्वालिटी होगी, उसकी dB में जो क्वालिटी होती है वो जितनी पिच पे ले जाए वो पिच पे जाती रहेगी, पिक्स उसके यानी डैमेज नहीं होगी उसकी यानी क्वालिटी में। इसी तरह से यहाँ पर जो हम जिस क्वालिटी पे काम कर रहे हैं वो HD क्वालिटी है, यानी हम उस क्वालिटी को जितना भी, लेकिन
फिर भी रेस्टर इमेजेस, यानी जो पिक्चर आपने तस्वीर खींची है, रेस्टर इमेजेस को आप जितना भी स्ट्रेच करें पिक्सेलेट नहीं होगा कहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी पिक्सेलेट हो जाता है, क्योंकि उसके जो पिक्सल होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा जूम करने पे पिक्सेलेट होता है, यानी वैसे पिक्सेलेट नहीं होता, जब ये उसको HD क्वालिटी कहते हैं जनाब। क्योंकि वेक्टर इमेजेस एक ऐसी इमेजेस होती है जिसको जितना भी स्ट्रेच कर लो, 10,000 टाइम इसको स्ट्रेच कर लो, 10,000 बहुत होते हैं, फिर भी पिक्सेलेट नहीं होगा वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस की क्वालिटी ये होती है। लेकिन वेक्टर इमेज कहाँ इस्तेमाल होता है उसको आगे चलकर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम प्योर जिस पे हम काम करेंगे फोटोशॉप पे सारे रेस्टर होंगे, वेक्टर नहीं होगी। वेक्टर कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग? इलस्ट्रेटर के अंदर। इलस्ट्रेटर में जो इलस्ट्रेट करते हैं वो सारे वेक्टर इमेजेस होती हैं। इवन फ्लैश में भी हम वेक्टर पे काम करेंगे। अच्छा, ये सारे हमने जो क्वालिटी देखी, इसकी जो रेजोल्यूशन है 72 है। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? रेजोल्यूशन कहते हैं पिक्सल पर इंच, यानी इसके आगे लिखा होगा पिक्सल पर इंच। रेजोल्यूशन बेसिकली पिक्चर की क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या चीज़ है? आपने कभी बाहर जाके देखा होगा बैनर्स, बड़े बड़े बाहर बैनर्स लगे हुए होते हैं, आप दूर से देखते पिक्चर कितना क्लियर और शार्प नज़र आ रही होती है। एक आँख बनी हुई है और आपने पूरी दीवार पे अपने आँख लगाओ, बहुत खूबसूरत लग रही है। या आजकल आपने फॉर एग्जांपल कोई भी अपने प्रोडक्ट देखी है, उस प्रोडक्ट के हवाले से उसकी पिक्चर जो आपने लगाई है बहुत क्लियर नज़र आ रही है। वो जो क्लियर नज़र आ रही है बेसिकली वो इसलिए नज़र आ रही है उसकी रेजोल्यूशन हाई है। नॉर्मल रेजोल्यूशन 100+ पे हम लोग रखते हैं। जितनी रेजोल्यूशन हाई करेंगे, यानी फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट तो 72 है, लेकिन अगर मैं इसको 300 रेजोल्यूशन पे ले जाऊंगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा मेरे रैम पे पड़ेगा। कंप्यूटर में एक चीज़ होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जितनी अच्छी आपकी रैम होगी इतने अच्छे तरीके से आप इसमें हाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी रैम फिलहाल मेरे पास तो 4 GB रैम है यहाँ पर। तो इस 4 GB का मतलब है कि अगर मैं इसको 100 पे भी ले जाऊँ, 150 पे भी ले जाऊँ, सपोर्ट कर लेगा। 8 GB रैम में भी सपोर्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास 2 GB रैम या 1 GB रैम है आपके सिस्टम के अंदर, तो जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रखी हुई है 72, उसको वही रखें। क्योंकि होता यह है कि जितनी ज़्यादा बेसिकली रेजोल्यूशन है क्या, 1 इंच में कितने डॉट लगे हुए हैं? 1 इंच। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं कितने डॉट लगे हुए हैं? 72 लगे हुए हैं। अगर मैं इसको 150 कर दूं तो 1 इंच वही रहा, उस पर कितने डॉट आ गए? डॉट बढ़ गए। अगर मैं इसको 300 कर दूं, इंच वही रहा, उस पर डॉट 300 हो गया। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब उस पिक्चर को स्ट्रेच करते हैं, मिसाल के तौर पे आसान सी एग्जांपल देता हूँ, आप 2 मेगापिक्सल का कैमरा लें, उससे तस्वीर खींचें, उसको जूम इन करें, आपको तस्वीर देखने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन क्या है? बहुत कम है, ठीक है, उसके मेगापिक्सल बहुत कम है। लेकिन उसी तस्वीर को आप 10 मेगापिक्सल के कैमरे से खींचें, आप 15 मेगापिक्सल के कैमरे से खींचें, तो तस्वीर आप जब जूम इन करते हैं, बेसिकली हम किसी पिक्चर को जूम इन करते हैं, तो वो जूम इन का मतलब ये नहीं होता करीब आ रही होती है, उसका मतलब ये होता है वो स्ट्रेच हो रही होती है। याद रखिएगा, हम कैमरे के अंदर जब भी हम किसी पिक्चर को जूम इन करते हैं तो जूम इन इस तरह नहीं होता कि पिक्चर करीब आ रही होती, करीब कभी नहीं आती। वो बेसिकली बैक एंड पे क्या होता है, स्ट्रेच हो रही होती है। हमें ऐसा लगता है करीब आ रही है, जबकि वो स्ट्रेच हो रही होती है। अब मैंने फॉर एग्जांपल 2 मेगापिक्सल से 2 मेगापिक्सल की कैमरे से अगर तस्वीर खींची तो उस पर 50 रेजोल्यूशन होती है उसकी। जैसे आप स्ट्रेच करते हैं एक वक्त आता है पिक्सेलेट हो जाती है, फौरन पिक्सेलेट हो जाती है। पिक्सेलेट होने में आपको मज़ा नहीं आता, कोई नज़र नहीं आता, ब्लर नज़र आता है। आप कहते हैं कि यार मेगापिक्सल सही नहीं है। जब आप 10 मेगापिक्सल से तस्वीर खींचते हैं तो उस पर नंबर ऑफ डॉट्स ज़्यादा हैं। जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो ऐसी सूरत में, जब आप स्ट्रेच करते हैं तो ऐसी सूरत में होता क्या है कि वो तस्वीर आपके करीब आ रही होती है, उस पर जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो फट नहीं रहे होते हैं, वो इतने क्लोज होते हैं कि वो जब खुल रहे होते हैं आपस में तो आपको ऐसा लगता है कि पिक्चर और ज़्यादा क्लियर है और मुझे जूम इन नज़र आ रही है। जिस तरह आप नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी में एक स्नेक को देखते हो, वो बहुत दूर होता है स्नेक, लेकिन उसकी जब मूवी ली जाती है और उसके बाद जब उसको जूम इन किया जाता है तो बेसिकली उसमें नंबर ऑफ रेजोल्यूशन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ डॉट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो पिक्चर पिक्सेलेट नहीं होता। जब पिक्सेलेट नहीं होता तो हम वीडियो प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल करेंगे, हम जब आफ्टर इफेक्ट पे काम करेंगे उस पर हम नंबर ऑफ पिक्सल्स पे काम कर रहे होंगे, हम उसकी रेजोल्यूशन हाई कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हम उसको स्ट्रेच करेंगे, हम किसी मूवी को हम जब जूम इन कर रहे होंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पिक्चर होगी वो पिक्सेलेट नहीं हो रही होगी,
आपकी जो मूवी होगी वो पिक्सेलेट नहीं होगी, बिल्कुल ओरिजिनल लगेगी और पिक्चर बहुत अच्छे तरीके से आपको नजर आ रही। दिस इज कॉल्ड HD क्वालिटी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? क्लियर है जनाब। अब यहाँ पर फिलहाल मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखूँगा, मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं 72 रखूँगा। इसके बाद कलर मोड है। कलर मोड में बिटमैप है। बिटमैप कहते हैं MS पेंट को। MS पेंट हम कहते हैं बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बिटमैप MS पेंट कहते हैं, इसका जो एक्सटेंशन होता है BMP होता है। बिटमैप बेसिकली जो इस्तेमाल होता है, आपके नाम से जाहिर है, बिट मैप, हर बिट की इंफॉर्मेशन। बिट क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा हिस्सा बिट कहलाया जाता है। बिट 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। इसमें टेराबाइट, हेक्साबाइट और नंबर ऑफ बाइट्स मौजूद हैं। कहने का मकसद ये, सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? स्टार्ट कहाँ से होता है? बिट से स्टार्ट होता है। बिट मैप। बिट मैप का मतलब क्या है कि हर बिट की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। ठीक है, दैट्स वाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। अब मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाऊँगा, मैंने इसकी बहुत सारी थ्योरी है, वो आगे चल के फिर कभी बता दी जाएगी। दूसरा होता है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल कहते हैं ब्लैक एंड वाइट, प्योर ब्लैक एंड वाइट नहीं, 3 कलर होते हैं इसमें, ब्लैक, वाइट और तीसरा मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड वाइट, जिसको हम ग्रे कहते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको लेता हूँ, मैं ग्रे स्केल लिया, ये मेरे सामने ग्रे स्केल मौजूद है। ठीक है, मैं एक और पिक्चर लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको कंट्रोल O करता हूँ और यहाँ से किसी पिक्चर को ओपन करता हूँ। ये पिक्चर ओपन हो गई, ये मूव टूल है, यहाँ से मैंने इसको मूव किया, इसको मूव करके मैं ग्रे स्केल वाले पे ले गया। देखिएगा, पिक्चर कलर थी, यहाँ आके क्या हो गई? ग्रे, ब्लैक, वाइट और मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड वाइट, जिसको हम ग्रे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रे स्केल। नॉर्मली क्लाइंट को हम जितनी भी चीज़ें दिखाते हैं वो ग्रे स्केल में करके दिखाते हैं प्रिंट मीडिया में, क्योंकि कलर, हर कलर के कॉस्ट होती है। कॉस्ट बचाने के लिए सिर्फ पिक्चर अगर अप्रूव करवानी हो तो हम ग्रे स्केल में करके उसको अप्रूव करवा देते हैं। अगर क्लाइंट ओके कर देता है तो फिर हम कलरिंग पे लेकर आते हैं, या फिर क्लाइंट ये बताता है कि कौन सी जगह पे कौन सा कलर यूज़ करना है, आपने कैसा कलर यूज़ करना है, तो वो उस चीज़ को अप्रूवल लेने के लिए हम सिर्फ ग्रे स्केल में दिखाते हैं और उसके बाद अप्रूवल लेने के बाद फिर हम कलर अप्लाई करते हैं। वो फिर प्रिंट मीडिया का ताल्लुक है, हमारे से कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है। हम लोग हमेशा कलर पे इस्तेमाल करेंगे, ग्रे स्केल को हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा कंट्रोल N शॉर्टकट की मैंने यूज़ की। यहाँ से अगर ग्रे स्केल के अलावा तीसरा RGB, रेड ग्रीन, अभी मॉड के अंदर हूँ मैं, रेड ग्रीन ब्लू। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि फोटोशॉप 2 जगहों पे यूज होता है, एक यूज होता है मीडिया, दूसरा यूज होता है प्रिंट मीडिया। मीडिया में जो कलर चलते हैं, जो बेसिक कलर जिससे मिलके तमाम कलर बनते हैं, वो RGB है, रेड, ग्रीन, ब्लू। RGB कलर जो है आपका, ये 3 कलर, यानी आपके इवन लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ, लैपटॉप सपोर्ट करता है RGB को। आपके सामने जो मल्टीमीडिया नज़र आ रहा है, जिस पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये भी RGB को सपोर्ट करता है। इससे मिलके आपके सामने सारे कलर्स बन रहे हैं, जितने भी कलर बन रहे हैं सारे RGB से मिलके बन रहे हैं। इसी तरीके से आप सिनेमा की बात करते हैं, इसी तरीके से आप टेलीविज़न की बात करते हैं, इसी तरीके से आप LEDs की बात करते हैं, ये सारे के सारे RGB पे चलते हैं। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है वो इस्तेमाल करता है CMYK को, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। K स्टैंड फॉर ब्लैक होता है, B स्टैंड फॉर ब्लू होता है। RGB में B इस्तेमाल हो गया था, दैट्स वाई यहाँ पर B इस्तेमाल करते तो कन्फ्यूजन हो जाती, तो दैट्स वाई ब्लैक इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये लोग, कौन लोग इस्तेमाल करते हैं इस कलर को? ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि जिनका ताल्लुक प्रिंट मीडिया से होता है, यानी प्रिंट पेपर, जो आपने पेपर मार्केट वगैरह देखते हैं जहाँ से प्रिंटिंग होती है, अखबार, न्यूज़पेपर्स हो गए आपके, मैगजीन हो गए आपके, इस तरह के आपके, इवन आपके फ़ोटो शूट्स वगैरह लेके जो फ़ोटो आपके प्रिंट निकालते हैं आपके, वो सारे के सारे आपके CMYK यूज़ करते हैं। उन लोगों का ताल्लुक CMYK से होता है।
लेकिन यहाँ पर अच्छा लैब कलर्स भी होते हैं जिसको हम नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे। हम जिसको यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, क्योंकि हम लोग हमारा जो ताल्लुक है वो मीडिया से है। मैं इसको ओके करके फिलहाल मैं आपको RGB में डिफरेंस बताता हूँ। मैं क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपको RGB, मैं कहाँ से क्लिक किया मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये आपके वैसे रिकॉर्डिंग में आ चुका होगा तो आप इसको देख लीजिएगा। डबल क्लिक करूँगा मैं, ये दो कलर, अच्छा इसमें पहले आपको बताया चलूँगा। यहाँ पर ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, ये सामने जो नज़र आ रहा है आपके नीचे की तरफ, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है कलर, दो तरह के कलर आपके यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखिए दो कलर, यहाँ पर एक फोरग्राउंड कलर जो आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फोरग्राउंड कलर। फोर कहते हैं सामने को, ठीक है, ये फोरग्राउंड कलर है। और पीछे की तरफ जो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड कलर। ये फोरग्राउंड आगे का कलर और ये बैकग्राउंड कलर है पीछे का कलर। और इसको अगर स्वैप करना चाहें, आपस में इंटरचेंज करना चाहें, तो यहाँ से देखिएगा एक ऑप्शन मौजूद है, ये रिकॉर्डिंग में सेव हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये आपके सामने, इसको हम स्वैप कर सकते हैं, यानी आगे वाले कलर को पीछे और पीछे वाले कलर को हम आगे यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की X है, X, ज़ेरोक्स जिसे हम लिखते हैं X। अब यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर कलर के अंदर जाऊँगा। मैं कलर में आप देखेंगे RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर जो मिलके बना है ना, ये RGB क्या है मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा देखें आपको नज़र आ रहा है CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। फिलहाल मैं यहाँ से बात करता हूँ, इसका जो लोएस्ट कलर होगा, सबसे लोएस्ट कलर, अगर मैं इसको वाइट कर देता हूँ मैं, तो इसकी मैक्सिमम रेंज याद रखिएगा, RGB के अंदर वाइट कलर वो कलर होता है जिसपे सारे कलर होते हैं, यानी मैक्सिमम वाइट, वाइट के अंदर सारे कलर हैं। आप खुद देखें यहाँ पर R के अंदर 255 है, ग्रीन के अंदर 255 है, ब्लू के अंदर 255 है, मैक्सिमम कलर है इसके, ठीक है। अगर मैं इसको सबको 0 कर दूं तो देखिए कौन सा कलर बनेगा, 0 0 0, कौन सा कलर बना, ब्लैक। ब्लैक वो कलर होता है जो कि बिल्कुल हर कलर में 0, आप 0 कर दें इसका मतलब यह है कि वो इसका, अगर ब्लैक कलर होगा इसका मतलब सारे कलर क्या होंगे, 0 होंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं रखता हूँ मैं ये वाला कलर, तो इसकी जो रीडिंग होगी 74 216 64। दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं आप जब ये रीडिंग RGB के अंदर बोलेंगे 74 216 64, तो कलर ये बनेगा आपका। हम इससे हिसाब लगाते हैं कि कौन सा कलर हमें इसमें चाहिए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं कंट्रोल O करता हूं और इस पर कोई पिक्चर लेता हूं, मैं मिसाल के तौर पे इस पिक्चर में ज़्यादा कलर्स हैं, मैं इस पिक्चर को लेता हूं, तो यहाँ पर एक छोटा सा टूल आता है जिसको बोलते हैं आई ड्रॉपर। ये इसके अंदर मज़ीद टूल है। आई ड्रॉपर में रख के अगर मुझे ये कलर मालूम करना है ये कलर कौन सा है, तो मैं इस पर रख के सिर्फ क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा साइड पे देखेंगे वो कलर इसमें आ जाएगा, ये देखिएगा ये कलर इस पे आ गया। मिसाल के तौर पे मैं एक और कलर करता हूँ, क्लिक किया तो देखिए ये कलर साइड पे आ गया। इसकी रीडिंग क्या है, क्लिक करके इसकी रीडिंग है 28 28 2, ये कलर। दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएं आप ये रीडिंग बोलेंगे तो यही कलर निकलेगा। अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कलर की बात करता हूँ, इस पर क्लिक किया या फिर मैं इस पर क्लिक करके मैं इसकी बात करता हूँ या मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये कलर मेरे सामने आ गया। इस पर जैसे क्लिक करूँगा मैं तो ये कलर आपके सामने इस जगह पे बन रहा है और इसकी रीडिंग है 118 143 183। फिलहाल आपकी मर्ज़ी पर होता है कि किस तरह हम कलर को आई ड्रॉपर से पिक करते हैं। हम किसी मुख्तलिफ वेबसाइट से अगर हमें कोई कलर उठाना होता है, हम वही पिक्चर आई ड्रॉपर से उठाते हैं। पिक्चर को पहले हम यहाँ लेकर आते हैं, लाना इतना मुश्किल काम नहीं है, हम आगे चल के सीखेंगे कैसे लेकर आते हैं। फिर आई ड्रॉपर से कलर उठाते हैं और उसको हम अपने ग्राफिक्स में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं क्लिक करता हूँ मैं RGB और CMYK, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तमाम कलर हैं जिसको बोलते हैं मिलियंस कलर। सवाल मिलियन कैसे हो गए, इसको बोलते हैं मिलियन कलर। मिलियंस कलर होते हैं
आप कभी 255 इंटू 255 इंटू 255 इंटू मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलियन बनेगा। दैट इज वाई हम इसको मिलियन कलर कहते हैं, ठीक है। यानी ये मिलियंस कलर आप इसको मल्टीप्लाई करें, हर एक पॉइंट पे हर एक कलर आ रहा होगा, यानी आपको दुनिया के जितने भी कलर हैं इन तमाम मिलियन कलर में से कोई एक कलर होगा। इवन आपने जो टी शर्ट्स पहनी है, आपने शर्ट पहना है, आपने शलवार कमीज पहनी है, आपके कार्ट का जो कलर है, आप दुनिया का कोई भी कलर निकाल दें, आप इन्हीं कलर में से मिलके बना होगा, इसके बाहर का कलर नहीं होगा, ठीक है। चलें, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कैसा हो, वाइट हो। बैकग्राउंड कलर कैसा हो, बैकग्राउंड कलर हो या फिर ट्रांसपेरेंट हो। वाइट का मतलब मैं ओके करता हूँ मैं, तो मेरे पास जो आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है। और अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर कहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर हमेशा फोरग्राउंड कलर आता है, यानी इस पर कौन सा कलर आएगा, सॉरी बैकग्राउंड कलर, ये नीचे वाला कलर जो नीचे वाला बैकग्राउंड नजर आ रहा है। अगर मैं इसको उठा के फॉर एग्जांपल डिफरेंट कलर करता हूँ, यहाँ से इसको ओके करता हूँ मैं, सॉरी कंट्रोल एन करता हूँ मैं, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ है। जैसे ही मैं इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा मैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाला कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा कलर होता है ट्रांसपेरेंट। आप चाहते हैं बैकग्राउंड पे कोई भी कलर ना हो, जो इसका ओरिजिनल कलर है वो हो, तो टोटल मोज़ाइक कलर होता है, जिसपे इसका मतलब है कि इसके बैकग्राउंड पे, मिसाल के तौर पर एक टेबल पे वाइट चादर बिछी हुई है, दूसरे पे कलर कर्टन बिछा हुआ है, तीसरे पे कुछ नहीं बिछा हुआ। जो कुछ नहीं बिछा हुआ तो ये प्लास्टिक जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, वो ये है, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एन करता हूँ मैं। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं वाइट बैकग्राउंड, या मैं चले वाइट बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगा मैं, इसको ओके करता हूँ मैं, और मेरे पास डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आ गई। यहाँ पर मैं अब कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। इसमें सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर कुछ टूल्स के बारे में बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहला टूल है यहाँ पर मूव टूल है। मूव टूल जो इस्तेमाल होता है आपके पिक्चर्स को मूव कराने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल है, मैं यहाँ पर गया हूँ, यहाँ पर एक पिक्चर मैंने शुरू में ओपन की थी, इसके दरमियान की सारी मैं बंद कर देता हूँ टैब को, ताकि मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा सकूँ। फिलहाल एक टैब मेरे पास हुआ है, चलें मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, मैं इसको नो कह देता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ मैं कोई एक पिक्चर को। चलें, मूव टूल एक मेरे सामने ये है पिक्चर है, और दूसरा मेरे सामने वाइट एरिया है। मुझे इस पिक्चर को इधर मूव करना है उसके अंदर, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मूव टूल पे जाऊँगा और यहाँ से इसको ड्रैग और जहाँ पर लेके जाना है, और यहाँ जाके मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा। ये मेरे सामने पिक्चर आ गई। अगर किसी दूसरी पिक्चर को भी लेकर आना है तो इसी तरीके से हम इसको लेकर आएंगे। नंबर 1, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह यहाँ पर भी अंडू का ऑप्शन मौजूद है, अंडू और रीडू। अंडू का ऑप्शन अगर देखना चाहें तो एडिट के अंदर मौजूद है। अंडू का ऑप्शन है कंट्रोल जी, एक से ज़्यादा दफ़ा करना हो तो कंट्रोल ऑल्टर जी, यानी मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक दफ़ा करूँगा तो कंट्रोल जी, एक और दफ़ा करूँगा तो रीडू हो जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू और कंट्रोल जेड से ही रीडू। सवाल, अगर मुझे मोर देन 1 टाइम्स अंडू करना है तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट जी करूँगा मैं, कंट्रोल ऑल्टर जी से मोर देन 1 टाइम्स अंडू होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने फ़िलहाल हटा दी। इसमें दूसरा टूल आप गौर करें, यहाँ पर कुछ पिक्चर ऐसी हैं जिनके समय से इसके अंदर कोई डॉट नहीं आ रही। डॉट बेसिकली एरो है, इसमें एरो आ रहा है, इसमें एरो आ रहा है, इसमें भी एरो आ रहा है, इसमें भी एरो आ रहा है, इसमें सब में एरो आ रहे हैं। जिनमें एरो नहीं आ रहे, एक ये है और एक दूसरा ये है। एरो का मतलब है कि इसके अंदर मजीद ऑप्शन छुपे हुए हैं, हाइड हुए हैं। मैं इस पर रख के जब प्रेस करके रखूँगा, मैं इस पर मैं क्लिक करके रखता हूँ मैं, तो मजीद जो ऑप्शन छुपे हुए हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ तो मजीद ऑप्शन आ जाएंगे, और इस पर क्लिक करके रखता हूँ तो मजीद ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगे।
फिलहाल सबसे पहला ऑप्शन मैं लेता हूँ मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इसको हम बोलते हैं। याद रखिएगा फोटोशॉप में एक टूल बहुत ज़्यादा है। वो कौन से टूल हैं? वो हैं आपके सिलेक्शन टूल। फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी हर चीज़, एक बाल भी आपको सेलेक्ट करना है तो उसका एक अलग सिलेक्शन टूल है। इसकी वजह यह है कि जो सिलेक्शन टूल होता है, अगर फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल ज़्यादा ना हो, आप पिक्चर को सही तरह सेलेक्ट ना कर सकें तो उसको डिज़ाइन सही तरह कर नहीं पाएंगे। जिस तरह मैंने शुरू में एक बात कही थी कि 10 लोग एक साथ खड़े हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर पर्सन को अलग करके मुझे कहीं और सेट करना है, तो उसके लिए मैं सिलेक्शन करूँगा तो अलग करूँगा, और उसकी अगर सिलेक्शन ही फाइन नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फिर ये मेरे लिए इफेक्टिव नहीं होगा टूल। तो सिलेक्शन टूल मैं हर एक एंगल से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। फिलहाल अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ज़रा समझते हैं हम लोग। प्रॉब्लम यह है, सिलेक्शन टूल से पहले चलें, 2 कलर है, यहाँ से कोई सा भी कलर लेना चाहूँ यहाँ से कलर ले सकता हूँ मैं। देखिए 2 कलर आ रहे हैं, एक फोरग्राउंड कलर और दूसरा बैकग्राउंड कलर। अगर मुझे फोरग्राउंड कलर को इंसर्ट करना हो तो इसकी शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की को बोलते हैं कंट्रोल बैक स्पेस। आपके कंप्यूटर में मौजूद होगा कंट्रोल का ऑप्शन और दूसरा होगा बैक स्पेस। जैसे ही कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा, जैसे ही कंट्रोल बैक स्पेस, अच्छा कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस का मसला है, मैं आपको बता दूँ ये मसला क्या हुआ है। जैसे ही मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा मैं, तो ये मेरे सामने फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर मेरे सामने आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर डालने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस और फोरग्राउंड कलर इंसर्ट करने के लिए ऑल्टर बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे आप। यानी अभी मैं कंट्रोल बैक स्पेस कर रहा हूँ और अब मैं ऑल्टर बैक स्पेस कर रहा हूँ। अब अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्टर जी करके अंडू कर रहा हूँ मैं। देखिएगा मोर देन 1 टाइम्स अंडू हो रहा है। कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल्टर बैक स्पेस से हम लोग क्या करते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर इस पर हम इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक मसला नज़र आ रहा है। मसला ये है कि जैसे ही मैं ऑल्टर बैक स्पेस कर रहा हूँ मैं, तो पूरे एरिया में, पूरे कैनवस के ऊपर मुझे कलर शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। मैं चाहता हूँ कि किसी ख़ास मखसूस एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये चीज़ शो हो। ऑल्टर कंट्रोल जी किया, यहाँ से मैं करता हूँ मैं फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लेके मैंने सेलेक्ट किया किसी खास एरिया को। मैं चाहता हूँ इस एरिया में कलर शो हो। जैसे ही मैं ऑल्टर बैक स्पेस करूँगा मैं, तो मेरे सामने उस एरिया के अंदर ही कलर इंसर्ट हुआ। और अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो मेरे पास उस मखसूस एरिया में ही कलर इंसर्ट हुआ। अगर मैं इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहूँ तो इसको सिलेक्शन को ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल डी फॉर डॉल। कंट्रोल डी जैसे ही करूँगा मैं तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल ऑल्टर जी करता हूँ। अभी मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो गया। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ इलिप्टिकल ले लूँ, मैं इलिप्टिकल के लिए सर्कल, अगर मैं सर्कल लेना चाहता हूँ तो शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। ये सर्कल हो गया। जैसे शिफ्ट छोड़ूंगा मैं तो यहाँ पर ये एग की शेप का हो गया। अब मैं किसी खास एरिया में ऑल्टर बैक स्पेस करना चाहूँ या कंट्रोल बैक स्पेस करना चाहूँ, इधर मैं कर सकता हूँ। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर इसका कलर चेंज करना हो तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा कलर? अच्छा, आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ इस पिक्चर का कलर चेंज करना चाह रही हूँ? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें और टॉपिक आता है लेयर्स का, वो नहीं समझाया। उस लेयर के बाद में आपको इसका कलर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर अभी भी आप कहें सर अभी भी अगर इस स्टेज पे मैंने जबकि डी सेलेक्ट कर दिया है चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, तो बिल्कुल कर सकती हूँ। यहाँ से मैजिक वैन टूल का एक ऑप्शन है, मैंने मैजिक वैन टूल लिया, इस पर क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसका कलर अगर चेंज करना चाहूँ ऑल्टर बैक स्पेस करके इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दूंगा तो एक डी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक बीच में आएगा, उसके बाद ये चीज़ इफेक्टिव हो जाएगी। जो आपका सवाल है उसमें उसका आंसर आ जाएगा। सवाल यह है कि फ़िलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इसी तरीके से कोई लाइन बना के अगर मुझे सेलेक्ट करना हो, ये लाइन है,
जैसे ऑल्टर बैक स्पेस किया या कंट्रोल बैक स्पेस किया, कंट्रोल डी किया, तो मेरे सामने एक लाइन यहाँ पर बनी हुई आ रही है। और इसी तरीके से वर्टिकली अगर मुझे कोई लाइन को सेलेक्ट करना हो, अब मैं कंट्रोल बैक स्पेस कर रहा हूँ और कंट्रोल डी कर रहा हूँ, तो मेरे सामने वर्टिकली एक लाइन मेरे सामने आ रही है। आई होप आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अब हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल एन करता हूँ और एंटर करता हूँ, अब मैं ये चाहता ही हूँ कि जो पिक्चर है मैं इसको यहाँ लेकर आना चाहता हूँ सिर्फ इस पहाड़ के किसी हिस्से को, लेकिन जब मैं मूव टूल से लेकर आता हूँ मैं, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि पूरी की पूरी पिक्चर आ रही है। मैं चाहता हूँ नहीं किसी ख़ास हिस्से को लेकर आना चाहता हूँ मैं। कंट्रोल जी किया मैंने अभी, यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लिया, एक ख़ास हिस्से को सेलेक्ट किया जो हिस्सा मैं चाहता हूँ मैं, और उसके बाद इसको मैंने, अगर मैं इंसान हूँ मिस्टेक कर सकता हूँ मैं, अगर मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मूव टूल पे क्लिक नहीं करता, अभी मैं मूव टूल पे क्लिक नहीं करता, डायरेक्ट ही लेकर आ जाता हूँ, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन आ रहा है, पिक्चर नहीं आ रही। पिक्चर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूव टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। मूव टूल पे देखें, यहाँ पर कर्सर के नीचे आपके सीजर नज़र आ रही होगी, कैंची, ये सीजर आपको देखो और से देखें कैंची नज़र आ रही होगी। इस पर जैसे मैं लेके जाऊँगा मैं, अब ये पिक्चर यहाँ पर मूव हो जाएगी, कॉपी होगी, कट नहीं होगी, वो चीज़ वहाँ पर ही मौजूद है, कॉपी होगी, वो चीज़ वहाँ मौजूद होगी। और उसके बाद उसको आप लेके इसको सेट करना चाहें, उसको आप जो भी काम करना चाहें, जो हम आगे चल के सीखेंगे, वो सारे काम इसमें आप कर सकते हैं। आई होप मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कंट्रोल डी किया, फिलहाल कंट्रोल डी किया यहाँ से, और इसको इलिप्टिकल अगर करना चाहूँ तो इलिप्टिकल मैं कोई एरिया सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से लेके जाऊँगा मैं, ये आपके सामने आ जाएगी, आपकी नज़रों के सामने, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल डी किया, और यहाँ से कंट्रोल डी करके अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ से अब हमारे पास कुछ और टूल है, यहाँ पर एक और टूल की तरफ चलेंगे हम लोग, लैसो टूल। यानी हमने ये जो चीज़ सीखी, एक ख़ास हिस्से को सेलेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ख़ास हिस्से में आपको अगर कोई कलर डालना हो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, नंबर 1। किसी ख़ास पिक्चर को, एक ख़ास एरिया को आप कहीं और मूव कराना चाहें तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इससे। इसमें एक और टूल आता है लैसो टूल। लैसो टूल होता है रफली एरिया सिलेक्शन के। मिसाल के तौर पर मुझे एक इतना हिस्सा सेलेक्ट करना है, अब इसमें आपके हाथ आगे पीछे भी हो रहे हैं, एक ख़ास हिस्सा आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर आपको ला के छोड़ना होगा, और उसके बाद जब मैं इसको मूव कराऊंगा मैं, ये पिक्चर वहाँ पर मूव होती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है, ख़ास पिक्चर को, ख़ास एरिया को। इसके अलावा मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अगर आपको यहाँ पर पॉलीगोनल लैसो टूल है, जिसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन। मिसाल के तौर पर मैं ये सामने जो एयर कंडीशन लगा हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन में, मुझे इसको सेलेक्ट करें, क्लिक 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 करके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक क्लिक क्लिक, स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन, क्लिक 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 क्लिक। कोई भी ऐसी सिलेक्शन हो जो स्ट्रेट लाइन, मिसाल के तौर पर मैं इस कैनवस को सेलेक्ट करने, पिक्चर पीछे से लेता हूँ मैं, और जो आपके सामने जो कैनवस नज़र आ रहा है जिस पर मल्टीमीडिया चल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में क्लिक 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 फॉरन सेलेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका हम इस्तेमाल करेंगे पॉलीगोनल लैसो टूल। यहाँ से गया, इस्तेमाल हो गया। इसके अलावा मैं कंट्रोल डी करता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे इस्तेमाल करना हो मैग्नेटिक लैसो टूल, ये सबसे काम आने वाला टूल यही टूल है जिसको हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके लिए मुझे कुछ पिक्चर्स देखनी पड़ेगी। यहाँ पर फिलहाल मैं एक इमेज लेता हूँ, मैं कंट्रोल ओ किया, कंट्रोल ओ, यहाँ से एक पिक्चर लेता हूँ मैं। इस पिक्चर को मैं सेलेक्ट करता हूँ मैं। याद रखिएगा, आप सिलेक्शन का तरीक़ेकार ज़रा देख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स, इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन भी देख लेंगे। पिक्चर को पहले बहुत जूम इन कर लें आप, इतना कि आपके पास स्क्रीन पे, सॉरी आपकी स्क्रीन पे आ जाए। देखिए मुझे स्क्रीन पे, मुझे बीच पे चाहिए, सेलेक्ट किया, अब ये देखिए मैं इसको बीच पे ला सकता हूँ मैं। ये आपको स्क्रीन को मूव कराने के इस्तेमाल होता है, ये मूव टूल इस्तेमाल होता है ये स्क्रीन को मूव करने के लिए, ताकि आप उसको जूम इन करके आराम से इसको दिख सकें। आप इतनी बड़ी पिक्चर कर लें कि आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सेट बैठ जाए।
इस पर टैब प्रेस करेंगे, टैब। चलिए टैब को हटा देता हूँ मैं, तो फिलहाल कंट्रोल, अच्छा जूम इन करने के लिए इसमें कंट्रोल प्लस, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस। ये जूम आउट हो रही है, ये जूम इन हो रही है। हम जब भी कोई पिक्चर पे काम करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा जूम इन कर लेते हैं हम, इतना कि पूरी स्क्रीन पे आ जाए वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मैजिक लैसो टूल। अब यहाँ से बिल्कुल फ्री अंदाज में, बिल्कुल फ्री हैंड रखते हुए, ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूज, कोई टेंशन में हो, बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए आप सिलेक्शन करना शुरू करेंगे तो ये खुद ही सिलेक्ट करता रहेगा। ये मैंने जस्ट पे क्लिक किया और छोड़ दिया। अब आराम से ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं, देखें बिल्कुल रिलैक्स। शुरू में सिलेक्शन में मसला आता है, अगर मसला आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी तरीका है कि अगर गलत सिलेक्शन हो जाए तो हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ी देर में इसको भी सीखेंगे। मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि इसमें कुछ गलत सिलेक्शन भी कर लेता हूँ मैं, ये कुछ आगे पीछे सिलेक्शन भी कर लेता हूँ मैं। फिलहाल मैं बहुत रिलैक्स चल रहा हूँ। मैं रिलैक्स चलने के बाद यहाँ से मैंने एरिया सेलेक्ट किया और मैं जानबूझ के मैंने ये काम किया, ठीक है, ये जानबूझ के कर रहा हूँ मैं। और बाकी बिल्कुल रिलैक्स सिलेक्शन चल रहा हूँ और कुछ मैंने यहाँ से भी कर दिया, ठीक है। और ये इसलिए किया कि ताकि हमें सीखने को मिले कि अगर कोई गलत सिलेक्शन हो जाए तो उसको किस तरह से हम इसको टैकल करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया एंड देन ये आपने पूरा सिलेक्शन कर लिया आपने, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर को लेके जाते हैं तो ये पिक्चर में कुछ एक्स्ट्रा साइड भी आपके सामने आ जाएगी तो क्या अच्छा नहीं लगेगी। तो उसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि अब हम इस पिक्चर पे काम करेंगे। पहले पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया जाता है, ये सोचे बगैर कि अगर सिलेक्शन में कुछ आगे पीछे सिलेक्शन हो जाए तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो वो स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ। पहले मैं इसको अब तो मैं बहुत ही करीब कर दूंगा इसको मैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ मैं, इसमें एक टूल आता है जो पैनल, ये सारे आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पैनल से सारे। इसमें एक पैनल आता है नेविगेटर, विंडोज़ पे जाएंगे, यहाँ पर एक नज़र आएगा पैनल आपको नेविगेटर के नाम से। नेविगेटर आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गया, इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ मैं नेविगेटर। अब मैं बाकी को मैं बंद कर देता हूँ। ये आपके सामने नेविगेटर खुल गया। ये अभी पिक्चर, ये जो आपको सामने रेड कलर का जो मार्क नज़र आ रहा है आपको, ये मार्क ये बता रहा है कि आप किस हिस्से पे खड़े हैं इस वक्त पिक्चर के। अगर मैं बहुत ही करीब कर दूं पिक्चर को तो देखिएगा रेड मार्क आपके यहाँ पर है। अगर मुझे इस आई में जाना है तो मैं जस्ट यहाँ से उठाऊंगा और इस पर रख दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ देखूंगा मैं उसकी जगह पे पहुँच गया। अगर मैं इसको उठा के फॉर एग्जाम्पल मुझे इस जगह जाना है तो मुझे कितना ऊपर जाना होगा मुझे पता नहीं चलेगा। तो ऐसी सूरत में क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊंगा और इस जगह पे रख दूंगा कि मेरा काम बहुत ज़्यादा क्विक हो जाएगा। अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस जगह पे जाना है तो इसको उठाऊंगा मैं, इसको उठा के यहाँ रख दूंगा मैं, तो मेरे ऑटोमेटिकली मैं इस जगह पे पहुँच जाऊँगा मैं। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अब इसके कंट्रोल मैनेज करता हूँ थोड़ा सा ताकि मैं रिलैक्स होकर देख सकूँ मैं। अब मेरे सामने ये मौजूद है। अब मैं यहाँ से मूव करता हुआ जाऊँगा मैं, लेकिन देखूँगा इस जगह पे इसलिए देखूँगा मैं कि कोई यानी सिलेक्शन ऑड तो नहीं है। ऑड का मतलब है कि गलत तरीके से सिलेक्शन तो नहीं हुआ होगा। तो मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही सिलेक्शन हुआ है, मैं यहाँ से दिखता चला जा रहा हूँ, बिल्कुल सही सिलेक्शन है, हल्का फुल्का माइनर चलता है। चलें कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्लस। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पिक्चर जो है यहाँ से सिलेक्शन होनी चाहिए, ये इसका सिलेक्शन नहीं हुआ हुआ। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ऐसी सूरत में हम करेंगे क्या, मैंने लैसो टूल लिया, अब इस वक्त के लिए मैंने लैसो टूल रखा हुआ है। मैं यहाँ पर एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस का मतलब है कि ये चीज़ मुझे प्लस करनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ हटी हुई है ना खक्का में, ये चीज़ मुझे माइनस करनी पड़ेगी। माइनस का मतलब है कि एक्स्ट्रा सिलेक्शन हुई हुई है भाई, जब एक्स्ट्रा सिलेक्शन हुई हुई है तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। और जो चीज़ सिलेक्शन नहीं हुई भी वो चीज़ सिलेक्शन करनी है, इसका मतलब प्लस। तो यहाँ पर और से देखिएगा, अभी मैंने प्रेस किया है यहाँ पर शिफ्ट, शिफ्ट पे प्लस लगा हुआ आ रहा है सिलेक्शन पे, ऑल्टर पे माइनस लगा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ से प्लस करता हूँ और अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं आराम से इसको सिलेक्शन की
ये देखें। अब ये चीज़ मुझे माइनस करनी है, चलें ऑल्टर प्रेस किया, ये चीज़ मैंने बिल्कुल सिलेक्शन रखा। शुरू में मुश्किल होगी, समझने में मुश्किलात होंगी, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये हल्का सा मैंने यहाँ से रखा, बिल्कुल स्मूथ हो गया। प्लस के लिए कौन सी की है? हाँ, प्लस के लिए है शिफ्ट, ऑल्टर है माइनस के लिए, और रिकॉर्डिंग में ये चीज़ आ गई होगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं प्लस करूँगा, मैं ये चीज़ भी प्लस की इसकी रिक्वायरमेंट है। थोड़ा थोड़ा करके भी अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं ज़रूरी नहीं एक सांस में ही सारा काम कर लूँ, थोड़ा थोड़ा भी करना चाहूँ तो इस पर इसके हिसाब से काम करता रहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊँगा। दरअसल मैंने बहुत जूम इन किया हुआ है, इतने जूम इन से कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं जूम इन इसलिए किया हुआ है कि ताकि हम अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर मिस्टेक हो जाती है चलेगा। फिर ऑल्टर करता हूँ मैं, ऑल्टर किया मैंने ताकि इसको माइनस कर सकूँ। मैं थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से ऑल्टर करता हूँ। मैं ये भी हटाना पड़ेगा मुझे। इवन आपने यहाँ पर पिक्चर देखी होगी, इस पिक्चर में भी इसी तरीके से मैंने इसकी सिलेक्शन की हुई है। सारी सिलेक्शन इसी तरह से होती है और उसके बाद हम लोग इसी तरह से काम करते हैं। अब मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँगा, मैं यहाँ पर मैं और काम कर लूँगा। मैं माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा सिलेक्शन हुई हुई है। यहाँ पर भी मैं, क्योंकि मैंने जानबूझ के किया था ताकि हमें सीखने को मिले। ओह, कंट्रोल ऑल्टर जी किया कि वो सिलेक्शन गलत हो गई थी मुझसे। कंट्रोल माइनस। अब मैं इस पिक्चर को उठा के मूव करूंगा। मैं ये पिक्चर मेरे सामने आ गई एग्जैक्ट सिलेक्शन के बाद। अब इसमें एक और काम करता हूँ मैं, सिर्फ बताने के लिए। इसका बाकायदा तौर पे बाद में बताऊँगा मैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसी को मैं कॉपी करता हूँ। मैं कॉपी करने के लिए ऑल्टर ड्रैग, ऑल्टर प्रेस करके क्लिक किया और ड्रैग किया, कॉपी हो गई। इस पे रख के अभी कुछ चीज़ें आपके समझ में शायद अभी इस स्टेज पे ना आए, लेकिन सिर्फ करके दिखाने वाली चीज़ें। कंट्रोल टी करके मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ मैं, और लास्ट में इसकी ओपेसिटी F7 प्रेस कर रहा हूँ, इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ मैं। तो नॉर्मली आपको एक इस तरह सी चीज़ नज़र आएगी जिस तरह की इसका अक्स पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन कैसे हो रहा है इसको हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे कोर्स का हिस्सा है वैसे, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ये 3 टूल हमारे कवर हो गए इस तरह से। अब नेक्स्ट टूल है हमारा मैजिक वैन टूल। इसके लिए हमें थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर के बाद हम नेक्स्ट क्लिप बनाएंगे और उस नेक्स्ट क्लिप में हम लोग इंशाल्लाह इसके आगे की चीज़ें सीखेंगे। अभी फिलहाल 10 मिनट का ब्रेक है।